हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज करने वाले देखिए यहाँ पे हम इस क्लास में 30 क्वेश्चन करेंगे और ये 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए चलते इसको, और सभी कमेंट करना है। और देखिए आपस में देखिए, जैसे अभी पिछली क्लास में मैंने देखा आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी क्लास के बीच में नहीं बोल रहा है। तो आपस में बात नहीं करना जब तक क्लास चलती है, उसके बाद आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप कमेंट में करते रहो, लेकिन इसमें क्लास के बीच में मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है आज भी, ठीक है। क्योंकि जब क्लास चलती है, अगर आप बीच बीच में कमेंट करते हैं एक दूसरे को फालतू, तो उसमें आपके जो ये क्वेश्चन होते हैं वो आपके, ये मान लीजिए आपके समझ में नहीं आएंगे, और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए, और देखिए यहाँ पे कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो ये आपका 36 राफेल विमान का जो सौदा है वो किस देश के साथ है भारत का। तो उसमें देखिए लगभग 10% ने ही इसका आंसर दिया है सही, नहीं तो सभी ने इसका आंसर गलत दिया है। तो इसका जो आंसर होगा सही, ये होगा आपका फ्रांस। किस देश के साथ है ये 36 विमान, जो ये राफेल विमान है, ये सौदा फ्रांस के साथ। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, सभी कमेंट करके बताना है, क्लास में या क्लास के बाद में आप बता देना कि वर्तमान में विधान परिषद की संख्या कितनी है। वर्तमान में विधान परिषद की संख्या कितनी है। और देखिए अभी हाल ही में जो है एक राज्य की, जम्मू कश्मीर की जो विधान परिषद है उसको जो है समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में आपको बतानी है कितने राज्यों में अभी भी बची हुई है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। जल्दी से कमेंट करें आप सभी। और ये क्वेश्चन 2017 में भी आया था, आज भी मुझे याद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, या डॉक्टर एन से मतलब है यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी, यहाँ पे आपको मिलेगा ज़्यादातर। तो नीलम संजीव रेड्डी, न से हो जाएगा आपका निर्विरोध, ठीक है। न से नीलम, न से निर्विरोध आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको मालूम है ये पहले थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। और शिक्षक दिवस देखिए भारत में किस महीने में या किस डेट को मनाया जाता है, और विश्व में पूरे किस डेट को मनाया जाता है, वो सभी देख लेना आप, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र जो कहा जाता है, ये कहा जाता है कांडला बंदरगाह को। कांडला बंदरगाह पे कहाँ पे है, तो ये है आपका गुजरात में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना आपका, देखिए 3 तरीके परिवहन है आपका, देखिए वायु परिवहन है आपका, सड़क परिवहन है, और आपका ये है आपका जल परिवहन। और ये जल परिवहन जो है ये सबसे सस्ता माना जाता है, सबसे सस्ता। इसके अलावा और देख लेना, देखिए आप लोकेशन इसमें, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपके बहुत ही अच्छे हैं ये। तो यहाँ पे लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप, जैसे ये मैप हो गया आपका, तो इसमें ये मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये आपके। बड़े बंदरगाह कितने हैं, तो बड़े बंदरगाह जो है ये भारत में कितने हैं, ये है आपके 13 बड़े बंदरगाह है, या आप कह सकते हैं कि मेन जो बंदरगाह है। छोटे कितने हैं, छोटे हैं अभी में जो वर्तमान में 200 के आसपास है, 200 है। और आपके बड़े कितने हैं, 13 है। कहाँ से बंदरगाह स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे गुजरात है ना, देखो यहाँ पे। तो ये है आपका गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, ये है आपका कांडला बंदरगाह। इसको कहते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र, या इसको कहते हैं जवारिया बंदरगाह भी। इसके बाद कहाँ पे, यहाँ पे है मुंबई है, महाराष्ट्र है ना, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे एक बंदरगाह है आपका मुंबई बंदरगाह, और दूसरा जो बंदरगाह है यहाँ पे देखिए आपका, दूसरा भी इसी में है आपका महाराष्ट्र में, ये है आपका जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल
लाल नेहरू, या इसको कहते हैं नहावा सेवा। देख लेना। इसके बाद आपका गोवा में है, गोवा में कौन सा है, तो ये है आपका मार्मो गोवा, मार्मो गोवा। इसके बाद आपका केरल में है, केरल यहाँ पे, और केरल में कौन सा है, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। इसके बाद आपका बंगाल में, बंगाल का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बंगाल का है आपका कोलकाता बंदरगाह। इसके बाद आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा का यहाँ पे लिख देता हूँ, तो उड़ीसा का है पारादीप, पारादीप। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे है आपका विशाखापट्टनम, विशाखा लिख देता हूँ इसको, विशाखापट्टनम है। तमिलनाडु में यहाँ पे टी लिख देता हूँ मैं, तमिलनाडु में है आपका, एक है आपका तूतीकोरिन, इसको मैं टी लिख देता हूँ। इसके बाद है आपका एक चेन्नई, सी लिख देता हूँ इसको, और इसके बाद है एक एन्नोर, इसको लिख देता हूँ मैं ए। तो ये हो गया आपका टीसी। तो बंदरगाह आपके देखिए गुजरात में है आपका कांडला, मुंबई में है आपका ये, महाराष्ट्र में आपका मुंबई बंदरगाह, और इसके बाद आपका दूसरा है यहीं पे महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू, इसको कहते हैं नहावा सेवा भी। इसके बाद आपका ये जो गोवा में है मार्मू गोवा, और आपका केरल में न्यू मंगलोर, और आपका तमिलनाडु में है, तीन है आपके, टी से तूतीकोरिन, सी से चेन्नई, और ए से आपका हो जाएगा एन्नूर। इसके बाद बंगाल में कौन सा था, कोलकाता, उड़ीसा में कौन सा, पारादीप, और आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम। तो ये बड़े बंदरगाह हो गए आपके, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैन है, देखिए जैसे आपका प्राकृतिक बंदरगाह, ये सबसे बड़ा बंदरगाह या गहरा बंदरगाह जो है, ये आपका कमेंट करके बताना है कौन सा है। चलिए आगे, और ये क्वेश्चन है इसमें आगे, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा या शुगर बाउल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ये आंसर हो जाएगा इसमें। और सबसे बड़ी गुड़ मंडी जो है, यहाँ पे बड़ी लिख देता हूँ, बड़ी गुड़ मंडी बतानी है आपको कमेंट करके कि किस जिले में है उत्तर प्रदेश के। इसके बाद चलिए आगे, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से, हरित क्रांति का जो संबंध है ये है आपका गेहूं से। किससे है, गेहूं से। वैसे चावल से भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये संबंध है हरित क्रांति का, ये है आपका गेहूं से। और यह कह सकते हैं आप, ये कैसी खाद्यान्न फसल है, ये आपको सन आपको पता ही है, इसमें और जनक भी पता है इनके कौन कौन है। एक है आपका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और एक है आपका डॉक्टर स्वामीनाथन। स्वामीनाथन है भारत का, और अगर विश्व की बात करें तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मन बोरलॉग। चलिए आगे, इसमें भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, तो कमेंट करके आपको बताना है। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है। देखिए आप क्या करते हैं, कमेंट करके नहीं बताते कि आपका इसका जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर क्या है। तो जैसे ही क्लास समाप्त होगी उसके बाद आप बता देना उसमें। चलिए आगे, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बेमेल युग्म को चुनिए, यानी कि जो इसमें मेल सही नहीं है, गलत है, उसको आपको बताना है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। चाय असम में होती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका गन्ना है उत्तर प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही है ये भी। नारियल ये आपका केरल में होता है, बिल्कुल ये भी सही है आपका। इसके बाद मूंगफली बिहार में नहीं होती, मूंगफली जो होती है वो होती है आपका मध्य प्रदेश में और आपका गुजरात में। तो इसमें जो गलत हो गया आपका इसमें बी ऑप्शन, बी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए इसके बाद आगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। झूम है, क्या है झूम, नृत्य है, नदी का नाम है, या जनजाति है, खेती है। तो झूम जो है ये एक प्रकार की खेती है, और ये खेती ऐसी है जैसे आज मैं किसी स्थान पे कृषि कर रहा हूँ और उसकी मान लीजिए उर्वरता क्षमता खत्म हो गई, तो मैं उस स्थान को छोड़ दूंगा और दूसरी जगह जैसे वनस्पति होगी उसको काट कर जला के उसको वहाँ पे फसल बोऊंगा। उसके बाद 2-3 साल उससे उत्पादन करूँगा,
फिर उसकी जो उर्वरता क्षमता खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही आगे वनों को काटूंगा, जलाऊंगा, फिर उसके बाद उसमें फसल करूंगा। इसको कहते हैं झूम खेती, है ना, या इसको कहते हैं स्थानांतरण कृषि इसको। और ये कहाँ पे होती है? ये होती है आपकी उत्तरी पूर्वी राज्यों में। जैसे आपका देखा जाए लोकेशन इसकी, उत्तरी पूर्वी राज्य में कौन कौन से आ जाएगा इसमें, सही नहीं बना, तो यहाँ पे है आपका मेघालय है, देखिए मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है। तो ये जो राज्य है ना आपके उत्तरी पूर्वी, यहाँ पे ये झूम खेती होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मेघालय की कुछ जनजातियाँ हैं, मेघालय की जो इम्पोर्टेंट है, मेघालय की जो जनजातियाँ है ये है आपकी गारो, खासी और जयंतिया। कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया। और सबसे जो ऊंची चोटी है मेघालय की ये है शिलोंग। कौन सी है? शिलोंग घाटी जो है ये मेघालय की सबसे ऊंचा स्थान कहते हैं, या इसको चोटी कह सकते हैं आप इसको। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जो रबर का उत्पादन होता है ये होता है आपका केरल में। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, केरल में भी होता है और आपका गोवा में भी ये होता है। देखिए केरल और गोवा इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद चलिए आगे यहाँ पे, और इसके बाद ना ये आपके जो ऑप्शन है सभी में देख लेना कहाँ पे क्या पाया जाता है आपका। देखिए जैसे कर्नाटक में क्या क्या मिलता है, तो इसमें कर्नाटक में कह सकते हैं कि आपका कॉफ़ी है, कॉफ़ी को ही कहवा कहते हैं, कोलार की खान है, ये भी यहीं पे है। तो इस तरीके से आप देख लेना। केरल में और क्या मिलता है? केरल को कहते हैं मसालों की रानी, इसमें अनेक प्रकार के मसाले मिलते हैं, तो वो सब देख लेना। इसके बाद तमिलनाडु में क्या क्या मिलता है वो आप लिख लेना अपने नोट्स में। तो जैसे आपका प्रैक्टिस सेट होगा, आप 3 या 4 प्रैक्टिस सेट को भर लेना पूरा ऑप्शन के साथ, आपकी उसमें से काफ़ी तैयारी हो जाएगी। तरीका थोड़ा सा अच्छा सा आपका रहेगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपका आगे चलते हैं। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य? जल्दी कमेंट करिए कि कौन सा राज्य है। तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इसको मैप की सहायता से देख लेना। मैप सही नहीं बना, एक सेकंड रुकना अभी, तो ये छोटा सा बना लेते हैं। सही नहीं बना फिर भी, ठीक है कोई नहीं, चलिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा है, ये है आपका जेके है, जम्मू कश्मीर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिलता है? जेके है ना ये, तो मिलता है यहाँ पे केसर, आपका केसर मिलता है, केसर। और यहाँ पे एंथ्रासाइट जो कोयला ना उच्च क्वालिटी का, वो भी यहाँ पे मिलता है। इसके बाद आपका यूपी है यहाँ पे। तो यूपी में क्या क्या मिलता है? देखिए यहाँ पे यूपी में आप कह सकते हैं कि गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, गन्ना है, गैस से ही आपका गेहूं हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका आलू हो जाएगा, आलू भी। इसके बाद आपका आम है, जो है यहाँ पे देखिए जगह थोड़ा सा कम पड़ गई तो आप लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे बात करें यहाँ पे राजस्थान की, तो आर लिख देता हूँ इसको। राजस्थान में क्या क्या मिलता है? सरसों है, बाजरा है आपका, देखिए लिख लेना इसको, इम्पोर्टेंट है, सरसों और आपका बाजरा। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए गुजरात है, इसको मैं जी लिख देता हूँ। गुजरात में क्या मिलता है? सभी को आपको मालूम है कि यहाँ पे मिलता है एक तो नमक सबसे ज़्यादा, एक क्या मिलता है? मूंगफली मिलती है, मूंगफली, ठीक है। और क्या मिलता है? और मिलता है कपास, आपको मालूम है कि काली मिट्टी है यहाँ पे, ठीक है, कपास है। इसके बाद महाराष्ट्र में, मैं इसको एम लिख देता हूँ, महाराष्ट्र में मिलती है आपकी प्याज। नोटपैड लेना पड़ेगा इस पर पूरा, इसमें मतलब इतना छोटी सी स्क्रीन पे लिखा नहीं जाता। इसके बाद यहाँ पे आपका कर्नाटक है, तो कर्नाटक में आपको मालूम है क्या क्या मिलता है? कर्नाटक में आपका कॉफ़ी है, कहवा है, रेशम है, सूरजमुखी है। इसके बाद आपका केरल है, यहाँ पे केरल में आप जानते हैं इसको मसालों की रानी कहते हैं, काजू, रबड़, नारियल, काली मिर्च, छोटी इलायची, ये सब मिलती है। इसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु है, इसको मैं टी लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? एक मिलता है आपका केला,
केला है और आपका लौंग है। इसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश, मैं इसको आंध्र लिख देता हूँ। आंध्रा में क्या मिलता है, एक तम्बाकू मिलता है, हल्दी, पपीता और टमाटर वगैरह ये मिलता है, लिख लेना आप इसको। पूरा आपका ये चैप्टर इसी पे समाप्त हो जाएगा और इसी में से क्वेश्चन आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे। यह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी मृग पाया जाता है। कश्मीरी मृग यानी कि मृग है आपका, ये हिरण है, तो ये हिरण जैसा है आपका। तो ये कहाँ पे मिलता है कश्मीरी मृग? ये मिलता है जम्मू कश्मीर का जो अभ्यारण्य है, ये है दची गाम, या इसको कहते हैं डाची ग्राम, या इसको कहते हैं दची ग्राम। तो ये आपका है जम्मू कश्मीर में। तो और ये इसकी जो एक कह सकते हैं कि इसका जो शरीर है वो हिरण जैसा है। इसके बाद कुछ अभ्यारण्य और भी यहाँ पे, अगर आपको कोई जानी पहचानी वही सारी, उसको इग्नोर करिए। देखिए यहाँ पे जो कान्हा जो अभ्यारण्य है ये है आपका एमपी में। कहाँ पे है? एमपी में है, और एमपी में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य है, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद यहाँ पे गिर जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये है आपका गुजरात का है, गुजरात का है ये। और जो गिर ये है आपका, ये आपका जो है एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर बात की जाए कि सबसे पहला अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये है आपका उत्तराखंड का। मैं इसको यूके लिख देता हूँ। उत्तराखंड का कौन सा है? ये है आपका जिम कार्बेट, जिम कार्बेट है आपका ये। चलिए इसके बाद आगे। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण के परियोजना चल रही? गैंडा, तो ये जो गैंडा है ये है आपका काजीरंगा, ये असम का है, और आपका ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए ये जो पेरियार है ये कहाँ का है? तो ये है आपका केरल का है। अगर आपसे पूछा जाए कि बांदीपुर कहाँ का है, तो बांदीपुर है आपका कर्नाटक का। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपका कर्नाटक का। चलिए आगे। इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका देखिए इंपॉर्टेंट है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये है आपका उत्तराखंड में, हो जाएगा ए ऑप्शन। सभी को मालूम होगा इसका आंसर। चलिए और कमेंट करिए इस क्वेश्चन के लिए आगे। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी कि ऐसा आपको उद्यान बताना है जहाँ पे फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है या फूलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका उत्तराखंड का। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन होगा, फूलों की घाटी कहते हैं इसको, ये राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड का। अगर क्वेश्चन आए आपका साइलेंट वैली, साइलेंट वैली या मूक वैली आए आपका, तो ये हो जाएगा आपका केरल में, ठीक है। चलिए आगे। इसमें आगे जो क्वेश्चन है ये आपका बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो बाजार जो नियंत्रण किया गया या किसने अलाउ करवाए बाजार, तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। और इसी के साथ साथ जो ये है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ये कह सकते हैं कि इसको पागल कहा जाता था, पागल शासक इसको, और ये होशियार भी था, लेकिन इसकी जो योजनाएं थी वे सनक भरी थी। जैसे आपका इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से देवागिरी, फिर उसके बाद बहुत खर्च आया उसमें, और उसमें इसके बाद फिर देवागिरी से फिर दिल्ली उन्होंने ट्रांसफ़र की। तो इस तरह की योजनाएं थी। और इसमें बताया जाता है कि जब इन्होंने राजधानी परिवर्तन की तो इसमें ज़बरदस्ती लोगों को खींच के वहाँ पे ले जाया जा रहा था। तो उसमें जब खींच के ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे जब देवागिरी पहुँचे तो उसमें जैसे पीछे बांध के खींच के ले जा रहे थे, तो उसमें वहाँ पे केवल देवागिरी में एक हाथ उसमें दिखाई दिया था खिंचा हुआ, बाकी पूरा शरीर जो भी है आपका टूट फूट के बीच में ही रह गया था। तो इस तरह की सी इनकी जो योजनाएं थी वो पागल थी या सनक भरी थी पूरी। इसके बाद यहाँ पे आगे मिहिर भोज राजपूतों में किस कुल से संबंधित है? ये है आपका प्रतिहार, हो जाएगा प्रतिहार वंश आपका। चलिए आगे। ये है आपका हवेन सांग किसके शासनकाल में
के दौरान भारत आया, ह्वेनसांग, तो ये आया था हर्षवर्धन के, है से ह्वेनसांग हो जाएगा, है से आपका हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। अगर यहाँ पे बात करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया, तो यहाँ पे आया था फाहियान, फाहियान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ और यात्री है आपके, देखिए जैसे चीनी यात्री है, ये फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, सुंग्यान आया इसके बाद आया ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय, इसके बाद आया था आपका इत्सिंग। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए यात्रियों की जो बाहर से आए, ये था मेगस्थनीज, ये किसके समय आया, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए जैसे आपका अलबरूनी है, अलबरूनी, तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ। चलिए इसमें आगे और देखिए, जैसे आपके ये ऑप्शन है चारों, आप में से आपको क्वेश्चन नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी अगर आपको इनकी डिटेल्स पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल लेंगे। देखिए ये है आपका, जैसे आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, इन्होंने क्या चलाया था, तो इन्होंने चलाया था गुप्त संवत आपका, या ये थे गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इसी के साथ साथ देखिए जो हर्षवर्धन थे, इनकी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज, कौन सी थी, कन्नौज बूझी जाती है। और ये जो हर्षवर्धन थे, इनकी जो रचना है, इनकी 3 रचनाएं हैं, ये है आपकी प्रिय नाग रत्न, आपकी प्रियदर्शिका, नागानंद और आपकी रत्नावली। इसी के साथ साथ इनके जो दरबार में था एक बाणभट्ट था, बाणभट्ट की रचनाएं आप जानते हैं कौन कौन सी है, जैसे हर्षचरित्र है और आपकी कादम्बरी है। इनके बारे में और क्या जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये इन्होंने विक्रम संवत चलाया था, ठीक है। इसी के साथ साथ आगे चलिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये भी आपका। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी, पुरी कहाँ पे है, पुरी है आपका उड़ीसा में। 4 मठ स्थापित किए गए थे चारों दिशाओं में, यानी कि आपका NEWS, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट और आपका वेस्ट और साउथ में, यानी कि चारों दिशाओं में आपके ये जो मठ स्थापित किए गए किसके द्वारा किए गए थे, ये किए गए थे आपके आदि शंकराचार्य के द्वारा आपका। चलिए आगे इसमें क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रसिद्ध कवि विल्हण किसका राज दरबारी कवि था, विल्हण, तो ये था, जल्दी से कमेंट करिए आप सभी, तो ये था विक्रमादित्य का। वैसे विक्रमादित्य वैसे हो जाएगा आपका विल्हण, ऐसे आप इसको लिंक कर लेना है। और इनके बारे में तो आप जानते ही है, जैसे आपका अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, ये गुप्त कह सकते हैं कि गुप्तों में सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, और इनको भारत का समुद्रगुप्त, देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये जो थे कुषाण वंश के शक्तिशाली सम्राट थे, और इन्होंने चौथी बौद्ध संगति करवाई थी। कहाँ पे, पहली हुई थी आपकी राजगृह, दूसरी हुई आपकी वैशाली, और आपकी जो तीसरी हुई थी ये आपका पाटलिपुत्र, और जो चौथी हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में आपका। तो ये जो कुंडलवन कश्मीर में हुई ये इन्होंने करवाई थी आप। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ये है आपका मंदिर से रिलेटेड। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, कहाँ पे है, तो ये है आपका राजस्थान में हो जाएगा। देखिए दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, कैसा मंदिर है ये है आपका जैन मंदिर है। ये कहाँ पे है, माउंट आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत राजस्थान में, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में ये स्थित है। और ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था चालुक्य ने, चालुक्य शासक, चालुक्य शासकों ने, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे अगर इनको ना ज़्यादा बेहतर आप ऐसा करें, आप कोई एक वाइट पेपर ले और उस पर पूरा आप मैप उतारें, और इसमें जितनी भी लोकेशन है ना, देखिए आपका जैसे उड़ीसा में है, उड़ीसा के कुछ मंदिर है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसी को कहते हैं ब्लैक पगोड़ा। जैसे आपका पुरी में मंदिर है, लिंगराज मंदिर है यहाँ पे उड़ीसा में, तो यहाँ पे आप उसको लिंक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जैसे आपका राजस्थान में कौन सा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। इसके बाद खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है,
खजुराहो का मंदिर है आपका मध्य प्रदेश में। इसके बाद यहाँ पे कैलाश मंदिर है यहाँ पे महाराष्ट्र में, कैलाश मंदिर यहाँ पे, तो आप इसको लिख लेना। इसके बाद आपका तमिलनाडु में जो है मंदिरों के लिए जाना जाता है। इस तरीके से आप इसको मैप बनाइए और अपने जो ये मंदिर है ना उसको अंकित कर दीजिए इसमें पूरा एक पेज पे, बहुत छोटा सा आपका नोट्स बन जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? जल्दी से कमेंट करें आप सभी। तो ये जो समर्पित है ज़्यादातर ये है आपके भगवान शिव को, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। और आपने देखी भी होगी एक जो नटराज की मूर्ति है ना, नटराज की जो मूर्ति है ये चोल शासकों के द्वारा ही ये बनाई गई थी और इसमें शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। क्या आप जल्दी से कमेंट करें कि आपने वो देखा है? तो जो नटराज की मूर्ति है वो भी उसमें शिव को नृत्य करते दिखाया गया है उसमें भी। चलिए आगे, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य की थी मदुरै, इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा इसमें। और अगर आपसे पूछा जाए कि कांची किसकी थी, ये थी पल्लवों की, कांची थी पल्लवों की राजधानी और पांड्य की मदुरै। चलिए इसके बाद यहाँ पे पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो जल्दी से कमेंट करें आप सभी कौन था। तो जो सबसे पहले थे ये थे भैया आपका श्रीगुप्त और इन्हीं को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। चलिए सबसे पहले कौन आए? तो नंबर 1 पे आए आपका यहाँ पे श्रीगुप्त, इसके बाद नंबर 2 पे आए घटोत्कच, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती तो ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है, इसके बाद जो नंबर 3 पे आए ये आए आपके चंद्रगुप्त प्रथम आए, जो कि ये वास्तविक संस्थापक भी थे गुप्त वंश के और इन्होंने ही गुप्त संवत चलाया। नंबर 4 पे जो आए यहाँ पे ये आए थे समुद्रगुप्त, इनके बारे में आप जानते हैं डिटेल काफ़ी। इसके बाद जो आए यहाँ पे नंबर 5 पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आए आपका रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त आए। इसके बाद यहाँ पे जो आए थे ये 6 नंबर पे ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कहते थे विक्रमादित्य। इसके बाद 7 पे यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 पे जो आए ये आए थे कुमारगुप्त। ठीक है, नंबर 8 पे ये आए यहाँ पे स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त मैं लिख देता हूँ तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, ये तो आपके 3 याद हो ही जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ऐसे कर लेना समुद्रगुप्त आया और समुद्रगुप्त जैसे समुद्र में गिर गया तो उसको किसने बचाया? राम ने बचाया, ये बहुत कमज़ोर था। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही स्टार्ट हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बाद कुमार और इसके बाद हो जाएगा आपका कंद। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लेना इनके बारे में पूरा। और गुप्तों के बारे में, मंदिर जो निर्माण कला शुरू हुई वो इन्हीं के समय हुई। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी और आर्य संस्कृति का जो प्रचार प्रसार देखने को मिला बहुत कुछ सालों बाद, तो वो इसी काल में मिला देखने को। चलिए आगे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? जल्दी से कमेंट करें आप सभी। तो देखिए, चरक ये कनिष्क के चिकित्सक थे, धन्वंतरी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, सुश्रुत ये धन्वंतरी के चेले थे। ठीक है, और ये जो चारवाक आपने सुना होगा, चारवाक दर्शन के जो प्रणेता है या कह सकते हैं कि इसके रचयिता है, ये चारवाक ही है, चारवाक दर्शन। और ये कैसा था? ये था भौतिकवादी। और देखिए आपने सुना होगा कि दर्शन होते हैं, दर्शन 2 प्रकार के होते हैं। सिंपल में अगर इसको समझे, एक होता है आपका नास्तिक, एक होता है आपका आस्तिक। और आस्तिक और नास्तिक आप जानते ही, नास्तिक क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक तो आपका हो जाएगा चारवाक, ये भी नास्तिक था। इसी के साथ साथ आपका जैन धर्म था, ये भी नास्तिक था। और आपका बौद्ध धर्म, ये भी आपका नास्तिक था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये क्या करते थे? ये आपको मालूम है कि ये कह सकते हैं कि भगवान में विश्वास नहीं करते थे या इनमें वेदों में विश्वास नहीं करते थे बिल्कुल भी।
और इसी के साथ साथ बाकी जितने भी लगभग ये दर्शन है वो आपके जो है आपके गुरु शंकराचार्य, माधवाचार्य, वो सब कैसे थे, जो दार्शनिक थे वो सब आस्तिक थे। चलिए आगे। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो संगीत का था, ये हो जाएगा आपका, संगीत का हो जाएगा आपका सामवेद की संहिता में, इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा। ठीक है यहाँ पे, और इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना। जैसे सबसे पहले कौन है, वेद ऋग्वेद है, इसके बाद नंबर 2 पे है आपका सामवेद है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नंबर 3 पे कौन सा है आपका, यजुर्वेद है, और नंबर 4 पे आपका अथर्ववेद। ठीक है, तो ये 4 वेद हो गए। सबसे प्राचीन कौन है, ये आपका ऋग्वेद है, और ये बाकी जो 3 है ना, ये आपके ये लिखा गया आपका वैदिक काल में, और ये आपका लिखा गया था उत्तर वैदिक काल में, तीनों बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका इंद्र है, इंद्र की चर्चा हुई, आपके गायत्री मंत्र है, तो यहाँ पे इनकी चर्चा की गई, सोम की चर्चा की गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सामवेद है, इसमें संगीत की हुई। इसके बाद यजुर्वेद है, यहाँ पे यज्ञ की हुई, कर्मकांड की हुई। और ये अथर्ववेद है ना, यहाँ पे ऐसे अथर्ववेद, ये यहाँ पे औषधि, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये। और ये क्वेश्चन आया था 2017 में भी, देखिए उसमें पूछा था कि औषधि का वो जो वर्णन है किस वेद में है। ये चीज़ें है, देखो वेद से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे आगे ये क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? कौन था? तो ये जो थे, ये थे चंद्रगुप्त। इनका जो पूरा नाम है ना, चंद्रगुप्त मौर्य है ये आपका। और ये क्या थे, इन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, और अपना जो राजपाट है अपने पुत्र बिंदुसार को दे के चले गए थे। कहाँ पे? कर्नाटक में श्रवण बेलगोला जो स्थान है, वहाँ पे इन्होंने जो है कह सकते कि व्रत रख के शरीर का त्याग कर दिया था। सल्लेखन विधि जो है ना, सल्लेखन विधि जो जैसे जैन धर्म में भूखे रह के शरीर का त्याग किया जाता है, तो इस तरीके से इन्होंने किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आगे। और देखिए ये जो है ना आपका जो सल्लेखन विधि होती है जैन धर्म से संबंधित, भूखे रह के शरीर का त्याग करना, और ये काफ़ी बार चर्चा में भी आई। इसमें जो है आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई बार फैसले भी आए इसमें कि ये एक तरीके से सुसाइड माना जाता है भूखे रह के। ठीक है, तो ये अभी इस पर जो सटीक कह सकते कि इस पर चर्चा वो नहीं आया कोई भी निर्णय। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे महावीर, यहाँ पे दिया लॉर्ड महावीर। महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई है? तो जो महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी, ये हुई थी आपकी पावापुरी में। हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे ना एक है आपका महावीर स्वामी, एक है आपका गौतम बुद्ध। तो मैं यहाँ पे बुद्ध लिख देता हूँ। इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है ना वो आते हैं, कन्फ्यूजन होता है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? चलिए इनका पहले मैं जन्म बता देता हूँ। एक कल कमेंट भी आया था आदित्य जी का इसमें कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी का, ये हुआ था आपका वैशाली के कुंडग्राम में। अब देखिए अगर ऑप्शन में आए दोनों स्थान तो ये हो जाएगा आपका कुंडग्राम होगा। क्यों होगा कुंडग्राम? क्योंकि वैशाली जो क्षेत्र है उसका जो स्थान है मेन वो है आपका कुंडग्राम, तो यहाँ पे हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कुंडग्राम ऑप्शन में नहीं है, तब आपका वैशाली होगा। इसी तरीके से ऐसा है आपका गौतम बुद्ध का। और इनका कहाँ पे हुआ? इनका हुआ वैकू यानी कि वैशाली के कुंडग्राम में। इनका हुआ कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो ऐसे ही इनका होगा। अगर इनमें पूछा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो हुआ भाई आपका लुम्बिनी में। क्षेत्र कौन सा था? कपिलवस्तु। अगर लुम्बिनी ना आए तब आपका कपिलवस्तु होगा। अब इनकी मृत्यु, तो ये आपका इनकी जो मृत्यु हुई, इनकी हुई थी पावापुरी में, और इनकी जो हुई ये कुशीनगर में हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये दिया था आपका राजगृह में। और इन्होंने कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में। ऐसे कर लेना। इनकी जो भाषा थी जैनियों की, वो थी आपकी ये हो जाएगा आपका प्राकृत। और इनकी कौन सी हो जाएगी? इनकी हो जाएगी आपकी
प्रा और इनकी हो जाएगी यहाँ पे पाली। ठीक है, इन्होंने दिए अपने उपदेश महावीर स्वामी जी ने प्राकृत भाषा में, गौतम बुद्ध ने दिए आपके पाली में। तो इस तरीके से देख लेना। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो इनको एक कंपेयर करके पढ़ना, कभी भी आप बुक से पढ़ोगे इनको या आप अपना नोट्स बनाओगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसका मात्रक होता है? तो ये होता है आपका खगोलीय दूरी का। सी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? गैल्वेनाइज्ड लोहा जो होता है, ऐसा लोहा जिस पे जर ना लगे। जैसे आपने देखा होगा ये संदूक बनाए जाते हैं, आपके टंकी बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उस पे जो ये गैल्वेनाइज्ड जो होता है, ये आपका इसमें जिंक की परत इस पे चढ़ाई जाती है। आपका ए ऑप्शन हो जाएगा ZN, जिंक की परत। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे, उसमें आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप देख लेना वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन, जो ये इसका सूत्र होता है, ये संकेत होता है, टंगस्टन का जो धातु होती है प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका? यह सुचालक होती है। भाई देखो सुचालक तो है, देखिए बिल्कुल सुचालक होती है। ये सस्ती होती है ऐसा भी कुछ नहीं है। ये आघातवर्धनीय होती है, यानी कि तारों के रूप में खींची जा सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। देखिए टंगस्टन जो होता है, ये इस धातु का जो प्रयोग होता है फिलामेंट बनाने में, जो आपका ये होता है ना, आपने देखा होगा बल्ब में फिलामेंट कुछ ऐसे करके होता है, ये लाइट पे आके जलता है। ये अब अगर लाइट ये इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फूके ना, क्योंकि बल्ब महंगे आते हैं काफ़ी, तो अगर ये कम गलनांक पे ही फूक जाएगा, यानी कि थोड़ी सी लाइट है उस पर फूक जाएगा, तो क्या होगा? नुकसान होगा। इसीलिए इसका जो गलनांक होता है बहुत उच्च होता है, यानी कि लाइट पूरा 10 दिन तक भी ये लगातार जलता रहेगा तब भी ये नहीं फूकेगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे, ट्रांसफर के करोड़ के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है, कौन सा होगा? ये हो जाएगा सर्वोत्तम द्रव्य, ये आपका नरम लोहा। इसके बाद आगे यहाँ पे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो आप सभी जानते हैं ये किसका बना होता है, ये आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका जो कह सकते हैं कि गलनांक जो होता है लगभग 3500 से भी ज़्यादा होता है, 3500 डिग्री से भी बहुत ज़्यादा होता है इसका गलनांक। ठीक है, अगर इनके संकेत की बात करें, जैसे आपका शीशा है तो इसको कहते हैं लेड, आपका लेड शीशा। तांबा आपका हो जाएगा कॉपर, कभी कभी संकेत भी पूछ ले जाता है। टंगस्टन तो आपको मालूम है, ये आपका डब्ल हो जाएगा। अगर इसके बारे में आप जानना चाहें तो नाइक्रोम का प्रयोग, नाइक्रोम का जो तार होता है इसका जो प्रयोग होता है ना, ये होता है आपका प्रेस या स्त्री में प्रयोग होता है नाइक्रोम। चलिए इसके बाद और एक आपको और बताना है, ये जो प्रेस होती है ना इसमें, उसमें नीचे एक चमकदार कह सकते कि एक परत चढ़ाई जाती है। परत आपको बताना है कि परत किस पदार्थ की चढ़ाई जाती है, या आपको मैं जैसे क्लास समाप्त होगी उसके बाद मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप बताना ज़रूर। इसके बाद यहाँ पे आगे, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नेवी के द्वारा। और नेवी क्या प्रयोग करती है? तो ये करती है आपकी सोनार। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए इसके बाद यहाँ पे रडार जो है, ये जैसे वायुयान की गति स्थिति यानी कि किस दिशा में जा रहा है, तो उसमें ये प्रयोग होता है रडार, और नेवी के द्वारा आपका सोनार हो जाएगा। चलिए आगे इसमें, और आपको बताना है कमेंट करके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आइंस्टीन की जो समीकरण है ये है आपका E = mc², ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप इसको। इसके बाद यहाँ पे आगे, केंचुए की कितनी आंखें होती है? कमेंट करें आप सभी इस क्वेश्चन के लिए। 1, 2, बहुत, या कोई नेत्र नहीं होता? तो कोई भी, ये हो जाएगा इसका आंसर, कोई भी नेत्र नहीं होता है, ना ही इसके कान होते हैं। ठीक है,
कह सकते कि ये जो इसको आवाज़ सुनाई देती है वो एक तरीके से कंपन के द्वारा, धरती पे जो कंपन होते हैं उसके द्वारा। किसान का ये मित्र होता है, ठीक है। और ये मिट्टी को क्या करता है, वो आपने देखा होगा खा के वो दाने दाने से बना देता है उसको, तो ये बहुत ही उर्वर होते हैं, ठीक है। इनका जो पालन होता है केंचुए का, उसको कहते हैं वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर। इसी के साथ साथ अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो आप बताना वैज्ञानिक नाम क्या है इसका। वैज्ञानिक नाम पेरिथीमा पोस्थुमा होता है, देख लेना आप सभी, या आपने कमेंट भी किया है कुछ ने। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी सारे आपके लिए क्वेश्चन थे, और एक आपको लास्ट में कमेंट करना है कि मेंढक, आपको बताना है कि मेंढक में चैम्बर की संख्या, मेंढक में कितने चैम्बर होते हैं, आप सभी कमेंट करें इसके लिए। और देखिए अच्छे से लगातार पढ़ते रहिए। तो बाय बाय आप सभी को, और अगली क्लास में मिलते हैं। और देखिए आपके बहुत सारे जो कमेंट आ रहे हैं ना कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, फर्स्ट ईयर के प्रमोट या सेकेंड ईयर के बीएड के प्रमोट हो गए या नहीं हो गए, तो उसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो आपके लिए ला दूंगा, तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा देखिए आपके वीडियो देखने को मिल रहे यूट्यूब पे कि नहीं होगा आपके ये बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम, ये आपका जो एंट्रेंस होना ये होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अभी केवल आपका ये कर्तव्य बनता है कि अभी आपके सामने जो ये सिचुएशन है इसका मतलब ये कि अच्छे से तैयारी करें,